तीन चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो पहले तो देखिए पॉलिटिशियन या सियासतदान हमारे इतनी लंबी-लंबी तकरीरें करते हैं कि अब तो कान पक गए हैं सुन-सुन के। और यकीन मानिए कि उनको अब इतनी देर सुना भी नहीं जाता। लेकिन भी आपने अपने बजट के सेशन में कोई गुफ्तगू सुनी है कि किसी को मैशत के जीडीपी का स्पेलिंग भी आता सर, हो? हम तो वजीर खजाना और वजीर आजम भी इंपोर्ट कर रहे थे ना। मैं अर्ज करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान के जो नेता है वो लंबी लंबी फेंक के पाकिस्तान की आवाम को बरगला और झुठला रहे हैं, और कहीं न कहीं अब आगे आने वाले समय में भी पाकिस्तान के नेताओं को कोई आस दिख नहीं रही है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ परोस सके, और पाकिस्तान की आवाम को भी पाकिस्तान नेताओं की कोई आस नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन पाकिस्तान के नेता एक तो लंबी लंबी फेंकते हैं, और दूसरा इनको जीडीपी की स्पेलिंग तक पता नहीं है, तो ये क्या बजट लाएंगे और क्या पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान के नेताओं की जो क्लास इस मीडिया में लगी है उसको देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तीन चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो पहले तो देखिए पॉलिटिशियन या सियासतदान हमारे इतनी लंबी-लंबी तकरीरें करते हैं कि अब तो कान पक गए हैं सुन-सुन के। और यकीन मानिए कि उनको अब इतनी देर सुना भी नहीं जाता। लेकिन आमिर ज़िया साहब की जो उन्होंने बयान फरमाया उसको सुन के मेरा जी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस करा दूँ। मैं उनको कम से कम ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बड़ी कन्विंसिंग पावर जो है वो ऐसी है कि ज़रूर उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरी बात, असल में हम लोग सब हम रियलाइज़ नहीं करते, रियलाइज़ करते भी हैं। और ये तो माशाल्लाह आपका पैनल ऐसा है कि ये तो मुझसे बहुत काबिल लोग हैं। ऑल्टरनेट रियलिटी वर्ल्ड में रहते हैं, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है ये। सच्चाई के बाद की दुनिया, हक़ाइक़ के बाद की दुनिया। तो उसके अंदर हो ये गया है कि अब कुछ सच रह नहीं गया किसी का। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि ये पैसे के जोर पे हुकूमत बदली गई या साजिश कहीं से बाहर से आई, तो वो इतनी मर्तबा हो चुका है कि अब तकरीबन आधे से ज़्यादा नहीं तो आधा मुल्क तो ज़रूर इस पे बिलीव करता है कि यार ज़रूर ये जो 25 लोग थे वहाँ पे रखे गए, अच्छा उनका वोट ही नहीं आया वो जो रखे गए थे, या 22 थे या जितने भी लोग थे, तो इसलिए वो तो उनके वो काम नहीं आए। यानी इनके इत्तेहादी जो थे वही इनके साथ मिल गए। अच्छा, अब इत्तेहादी क्यों मिल गए? कि क्या वजह थी कि इत्तेहादी जो थे उधर से उठ के उधर चले गए? इत्तेहादी ऐसे ही करते हैं, पहले भी ऐसे ही करते हैं। 4 साल जब आए तो उस वक्त भी ऐसे ही लाए गए थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि खान साहब के 4 साल प्रॉक्सीज के ऊपर या भट्टों के ऊपर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन किसी और के हमें भले पसंद हो या ना हो, मैं बाकी चीज़ों से एग्री करता हूँ कि मॉरल जो है ऑथेंटिसिटी है या नहीं किसी की, उसके बुनियाद पे ही पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। बिल्कुल, अब मैं उसे मुकम्मल तौर पे एग्री करूँगा। मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि जमहूरियत की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है या नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्टली राइट कि ये तरीका नहीं है काम करने का। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब आप खुद मिल के, और वो से काजी साहब की बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जब ये 400-500 खानदान मिल के यही लोग हैं, ये कभी पीटीआई होंगे, कभी पीएमएलएन होंगे, कभी पीएमएलए होंगे, कभी क्यू होंगे, कभी पी होंगे, लेकिन ये सब के सब लोग वही हैं। तो मुझे ये बताइए, इन्हीं लोगों से बार बार जब आप इलेक्ट करके भेजोगे तो इनसे क्या मिलेगा आपको? शाह महमूद कुरैशी आज इधर बैठे हैं तो वो बहुत अच्छे नहीं है, उसी तरह के हैं जैसे पीपीपी के अंदर थे या किसी और पार्टी में होते। तो हमारी जमहूरियत असल में बिल्कुल एक कैप्टिव जमहूरियत, वो इस तरीके से उन्होंने हमें कैप्टिव कर लिया और उन्होंने रियासत को कैप्टिव कर लिया हुआ। तो जमहूरियत के अंदर भी बिल्कुल वो चीज़ें नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। और अगर जिन तरीकों से, जिन रस्तों से आते हैं उसी रस्तों से फिर चले भी जाते हैं, तो उस पर भी हमें फिर रोना नहीं चाहिए। इन बड़ा आसान है इनके लिए, ये तो निकलेंगे। देखिए, कह रहे थे राजा रियाज आज ऑपोजिशन लीडर हैं, कल हो सकता है पीएमएलएन से जीत के आ जाए। तो बाहर सूरत ये तमाशा तो ऐसे ही चलेगा। अब इससे बेहतरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आई एग्री विद दैट कि 5 साल पूरे कर लेने देते तो शायद खान साहब के पास छुपने की जगह ना होती। आज तो बड़ा कमाल का रिसरेक्शन है खान साहब का, पीटीआई का, जो विच इज गुड। मेरा ख्याल है कि एक उम्मीद की किरण अगर नजर आती थी किसी को, हम जैसों को भी, तो वो जिंदगी में घर से पहली दफा वोट देने के लिए बाहर निकले तो खान साहब के लिए निकले। अच्छा, आप इदारों की बात कर लीजिए। बार बार ये कहा जाता है कि ये जो पार्टी है पीटीआई, असल में काजी साहब ने कहा कि इनको लोगों के साथ, पीटीआई मेरे हिसाब से तो एक बहुत मजबूत ग्रास रूट पार्टी है केपीके के अंदर।
अच्छा, हम जब उसको यहाँ पे देखते हैं ना, इधर ये जो पंजाब की इलेक्टेबल्स की सियासत है उसके अंदर, तो वहां पे हम देखते हैं कि इलेक्टेबल्स की सियासत शायद उतनी स्मार्टली नहीं खेले जिस तरीके से खेलना चाहिए था। जब तक जहांगीर तरीन था उसने तो मदद करके इनको इलेक्टेबल्स को इनके काबू में कर लिया, हुकूमत इनकी बन गई, एक ऐसा नंबर बन गया जिसके ऊपर कोई फट्टे फुट्टे लगा के इनको बैठाया जा सकता था हुकूमत के ऊपर। लेकिन जब वो सारे इलेक्टेबल्स हटना शुरू हो गए इनसे, क्योंकि पंजाब की सियासत का मिजाज मुख्तलिफ है, हम उससे एग्री करें या ना करें, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मिडिल क्लास मिला है इनके साथ, जो कि आपको लिबर्टी में नजर आता है या इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नजर आता है, ये वो मिडिल क्लास है जो कि बड़ा ट्रांजिटरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा के परिंदे नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इससे भी गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ग्रास रूट पार्टी नहीं है, ग्रास रूट केपीके में है, और वही ग्रास रूट इसको यहां तक लेके आया था, वही ग्रास रूट खान साहब को फिर यहां पे लेके आएगा। अब आपका सवाल कि वहां बैठे क्यों है, जाहिर है जहां उनकी पार्टी है, जहां हुकूमत है, जहां सपोर्ट है, जहां उनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल है, वहीं से उठेंगे ना। पॉलिटिकल कैपिटल जहां पे होगा, यहाँ का पॉलिटिकल कैपिटल तो डाइल्यूट हो चुका पंजाब का, और यही इस वक्त सबसे बड़ा डायलेमा है मेरी नजर में पीटीआई का, कि पंजाब का जो उनका कैपिटल बनना चाहिए था वो अब डाइल्यूट हो गया। तो इसलिए ये आपके सवालों के चंद जवाबात हैं। बाकी देखिए, हम बातें सब सही करते हैं, मेरे हिसाब से हम लोग सब ठीक बातें करते हैं, और वो किसी ना किसी पैराए में, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सही होंगी। प्रॉब्लम ही हमारा ये है कि इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे यहाँ, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे सियासी डिस्कोर्स में, हमारे सियासी, कि हम किसी भी चीज को किसी भी तरीके से साबित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक करें, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इख्तिलाफ करते हुए भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे वैसे पॉलिटिकल कल्चर और सोसाइटी से बिल्कुल खत्म हो रहा है। सईद काजी साहब, जो बातें शहजाद साहब कर रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत का इरादा है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इस दबाव में? ये क्या अच्छा फैसला होगा या नुकसानदेह होगा हुकूमत के लिए? बात तो ये कि शहजाद साहब ने जो भी बातें की हैं इससे इख्तिलाफ की तो मुझे कोई गुंजाइश नहीं है, मगर एक सवाल है जो शायद तशना रह गया हो मेरी नाचीज राय में, कि आखिर यही लोग क्यों हैं जो बार बार वापस आते हैं? हमारे यहाँ अच्छे लोग पैदा होने खत्म हो गए हैं। आखिर क्यों डॉक्टर फरूख सलीम साहब की स्टडी है कि पिछले 42 साल में 1700 बंदे हैं जो घूम फिर के आ रहे हैं? कभी हमने इसकी वजह पे गौर किया? मैं अर्ज किए देता हूँ, अगर नाचीज राय मेरी उसमें कोई हो। ये ज़राए पैदावार इनके कब्जे में है, दे मैनेज अनटोल्ड, एक दौलत के बहुत बड़े जखीरे पे बैठे हैं। वो सही है या गलत है बाद में बात कर लेंगे इस पे, और बड़ा जखीरा कितना ठीक होता है ये भी आपको अंदाजा है। तो इनकी जो वाहिद लेजिटिमेसी है टू स्टे इन पावर, दे ड्रा फ्रॉम द मनी जो यहाँ के आपने ऑफ लोड किए, आपने अपने वापडा का बेड़ा गर्क किया, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग, और एक बिल आपके घर आता है, ये जो आपने 1994 में किया था। इसके बाद आपने सबसे बड़ी वारदात इस मुल्क में की, जो हाउसिंग को डीरेगुलेट करके आपने इनके हवाले कर दिया। और यार ये देखिए, मुझे बताएं ना कि कहाँ से लेजिटिमेसी आती है कि जी हार्वर्ड में जिनकी 3 PhDs हैं, ये ओरेटर बहुत अच्छे हैं, ये कमाल के इनका नजरिया है, ये इसलिए हम बंदों को इलेक्ट करते हैं। Have you ever seen the quality of all those Moses Arkans whom we see time and again being elected and re-elected? मुझे बताएं, आपने अपने बजट के सेशन में कोई गुफ्तगू सुनी है कि किसी को मैशत के जीडीपी का स्पेलिंग भी आता हो? हम तो वजीर खजाना और वजीर आज़म भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं, हुआ क्या है? कैप्चर 2 हुए हैं। एक आपके ज़राए पैदावार का कैप्चर हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ठीक किया आपने, करना चाहिए था, मगर वो रेगुलेटर कहां है जो बीच में आपने बिठाना था? जिसने इस वारदात को रोकना था वो रेगुलेटर किधर है? रेगुलेटर भी माफिया का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद पहले आपने ज़राए पैदावार ऑफलोड किए, उसके बाद पीछे से तमाम आपके ऐवान उनके पीछे चले गए। आज हम इन खानदानों की लड़ाइयों के ऊपर प्रोग्राम रोजाना करते रहेंगे और करके फिर चले जाएंगे, और फिर 5 साल कोई नहीं है इस माफिया से निकलने का या निकालने का। बात यह है कि मैं आप बता देता हूं, हमें 1722 करोड़ पे भारी है। मैं बिल्कुल बात खत्म करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ इंतहाई रेडिकल स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दरकार हैं, वरना आपकी डेमोक्रेसी बेकार है। काजी साहब किधर से आएंगी? क्या वो हम बाहर से लेकर आएंगे, कोई आके करके जाएगा? मैं आपको बताता हूं, 1990s में जब हमला किया जॉर्ज सोरोस ने मलेशिया पे, उसने क्या किया? उसने अपनी करेंसी को डीपेक कर दिया, जो रिंगट था, उसका भागो यहां से। मेरी जो 50 साल की जो तरक्की है तुम एक दिन में बर्बाद करना चाहते थे। ये जो आप लेके आए थे, इमरान खान साहब जवाब देना, आपकी हुकूमत में ये जो आया था जिसे अब आप रजा बाकर फैक्टर कहते हैं, ये किसी कोई मजहबी फरीजा है, खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका के $200 का होगा? क्यों भाई? आप डीपैक नहीं कर सकते? आपने सारे कर्जे डबल कर लिए,
تو ہمارے مفاد میں یہ فیصلے کون کرے گا؟ مگر آخری بات، جب ہم نے IMF اور ورلڈ بینک کے ایوانوں میں جا کے ان کے کوریڈورز میں اپنے پاور میں آنے کے لیے لابینگ کرنی ہو تو پھر ہمیں رضا باکر فیکٹری ہوتا ہے، اس کا نام ہی پڑ گیا خیر سے. میں نہیں کہتا، ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ رضا باکر فیکٹر آ رہا ہے جو آج آپ کی معیشت ہے. تو یہ کوسچن ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم تینوں میں کوئی اختلاف ہے، اور سارے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. شہزاد صاحب ہمارے سینئر ہیں، وہ بھی درد دل رکھتے ہیں. عامر صاحب بھی ہمارے ساتھی ہیں، وہ تو بائیں بازو کے ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کرے گا کون؟ Who will bell the cat? I don't think. I believe the solutions are beyond this elite. کیا وہ کیپیبلٹی اور صلاحیت اس ملک کی لیڈرشپ میں ہے کہ وہ عوام کے لیے کر سکے؟ کیونکہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. عامر ضیاء صاحب آپ کی جانب آؤں گی. فوری انتخابات بہت مانگے جا رہے ہیں، جو آئے وہ بھی سمجھتے تھے کہ انتخابات ہی حل ہے، اگر انہوں نے اب ارادہ بدل لیا تو علیحدہ بات ہے. سوال یہ ہے وہ انتخاب، اس کا نتیجہ عمران خان صاحب کو قابل قبول ہوگا؟ 2/3 مانگ رہے ہیں، الیکشن کمیشن پر اعتراض ہے، ہر ادارے پر سوال اٹھ جاتا ہے. الیکشن ہو بھی جائے، 50 ارب اس الیکشن کو درکار ہیں، یا معاشی عدم استحکام ہے، کیا نتیجہ مان لیا جائے گا، یا گھڑ کر اور ڈیزائن کر کر وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جو نتیجہ چاہتی ہے وہ دے دے، جو تسلیم رہے گا؟ اچھا بات ایک تو آپ کے پروگرام میں ماشاءاللہ ڈیبیٹ بڑی زبردست ہوئی ہے.